अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टसर रेशम पालन में कोया निकालते समय रखी जाने वाली सावधानियां। पशुओं का दुग्ध निकालने वाली मशीन के बारे में जानकारी। डॉक्टर संजीव कुमार बानियाल बता रहे हैं अच्छा सेब उत्पादन की तकनीक। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन टसर रेशम पालन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अतः इस व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किसान इसके कोयों को कब और किस समय पर काटें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे। कोसा का कलेक्शन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमको ज़्यादातर देखरेख की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेज है जिसके बाद आपको कोसा मिलने वाला है और आप अपने घरों में कोसा को ले जाएंगे। इस दौरान सबसे पहला यह है कि जब आपका कीड़ा 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है, उस दौरान आप कीड़े को ध्यान में रखना है कि आप कीड़े का अनावश्यक ट्रांसफ़र न करें। कीड़ा अगर पूरी तरह से खाना खा लिया है और उसका ऊपर की तरफ अगर मुँह की तरफ उठा के चल रहा है तो आप समझिए कि कीट में कहीं न कहीं अब यह कोसा बनाने की स्थिति में है। और जिस समय कोसा बना रहा हो उस दौरान अनावश्यक ट्रांसफर न करें। कोसा बनाने के दौरान जब आपका कोसा तैयार हो रहा है उस दौरान आपको सुबह से शाम तक अपने फील्ड में समुचित तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेस्ट हैं, प्रीडेटर्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषकर गिलहरी से नुकसान होता है, कौवे से नुकसान होता है, तमाम तरह के पक्षी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस दौरान आपको फील्ड में उपस्थित रहना है जिससे इस दौरान कीट को कोई नुकसान न हो। विशेषकर सुबह के तौर पे सुबह के समय में अगर आप उपस्थित रहते हैं, क्योंकि सुबह के समय ही कीट जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया है वो भूखे रहते हैं और सुबह में आते हैं और उस दौरान नुकसान ज़्यादातर पहुंचाते हैं। तो अगर ये कोसा बनाने की जो स्टेज है ये 5 से 6 दिन तक चलता है फील्ड में, इस दौरान अगर आप समुचित देखरेख करते हैं तो आपको अधिक से अधिक कोसा का उत्पादन होगा और उस कोसे से आप अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि जनरली कोसा बनाने के दौरान हम कोसे को जब काटते हैं उसको समय से काटें। कोसा बनने के 3-4 दिन बाद ही उसको काटें, क्योंकि इस दौरान आपको बाहर से लगता है कि हमारा कीट कोसा बना दिया है, लेकिन अंदर में वो सिल्क का उत्पादन करता रहता है। अगर आप समय से पूर्व वहाँ से आप हटा देंगे और घर में ले जाएंगे, समय से पूर्व कोसा काट लेंगे, तब भी आपका नुकसान है। और लेट करने में भी नुकसान है, क्योंकि गिलहरी के द्वारा नुकसान होगा, कौवे के द्वारा नुकसान होगा, जिससे आपको आर्थिक क्षति पहुँचेगी। कोसा का काट करके आप ले आते हैं, उसको माला बना लीजिए, 5-5 का एक झुंड बना करके उसको
20 ऐसे झुंड बनाएंगे तो 100 की एक माला तैयार हो जाएगी। उस माले को सीधे लगा करके पेडंकल की तरफ आप बांध करके सीधे लगा करके फील्ड में आप जहाँ भी अपना ग्रेनेज कर रहे हैं वहाँ पे काट दीजिए, वहाँ पे टांग दीजिए। और जिससे अब अगर भंडारण उसका समुचित तरीके से करते हैं तो आपको किसी पेस्ट से उसका नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ होगा। अगर इस कोकून का आप उपयोग आने वाले क्रॉप में सीड क्रॉप के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं, उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डिजीज़ का समुचित तरीके से परीक्षण हो और इसके बाद आप उसको उत्पादन में उपयोग में ला सकते हैं। अगर इस कोसे का उत्पादन आपको बिक्री के लिए करना है तो समय से इसको सुखा करके बाजार में समुचित दर से इसको बेच दें और लाभ कमाएं। इस दौरान कोसा काटने के दौरान आपको एक महत्वपूर्ण बात जो है हमेशा ध्यान रखना है कि कोसा काटने के दौरान अगर कोई भी कोसा पूरी तरीके से न बना हो, उस दौरान आप उस कोसे को लेकर के आप काट करके अगर करते हैं तो उससे आपको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। जब तक कोसा पूरी तरीके से फील्ड में न बन गया हो, जल्दबाजी में कोसे को न काटें जिससे आपको नुकसान होगा। बरसात के दिनों में अगर कोसा काटने के दौरान बरसात हो रही है तो गीले अवस्था में उसको न काटें, क्योंकि भीगा हुआ कोसा जब आप ले जाके भंडारण में करते हैं तो उस समय पे फंगस लगने का चांस है। इसलिए कोसा को ऐसे समय में काटें जब मौसम धूप वाला हो, जिससे आपको उस कोसे के तमाम तरह के कोसा में जो फंगस लगते हैं इस सब बीमारियों से आपको लाभ मिलेगा और आपको आर्थिक क्षति नहीं पहुंचेगी। तो किसान भाइयों, आशा है कि आप आने वाले दिनों में आप समुचित तरह से तसर कीट पालन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे और अपने खेत की देखभाल करेंगे, जिससे आपका आर्थिक लाभ होगा और उससे हमारे संस्थान की भी उन्नति होगी, देश की भी उन्नति होगी। खेती के साथ साथ हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं का भी पालन करते हैं। वैसे तो पशुपालन में भी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे किसान भाइयों के द्वारा सही तरीके से दुग्ध दोहन न करने से भी हो जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं का दुग्ध दोहन करने वाली मशीन का इजाद किया है। तो ये मशीन किस तरह से कार्य करती है और क्या क्या महत्व है इसके और क्या कुछ लाभ है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जोशी। जो भी किसान भाई गायें या जानवर रखते हैं, भैंस रखते हैं, वो दूध दूहते हैं, लेकिन इसका एक सही तरीका होता है और उसके लिए भी साफ सुथरा तरीका हो। जब अपने गाय या भैंस का दूध दूहने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस गाय के लिए, उस गाय के या भैंस के थनों को साफ पानी से धोएं। धोने के बाद उसको सूखे मलमल के कपड़े से साफ करें। साफ करने के बाद जानवर को पहुंचाने के लिए थोड़ा सा थनों को मसाज करें, जिससे उससे क्या होगा कि उसमें जो दूध थनों में आने लगता है। उसके बाद उसको धोने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं। हाथों का उपयोग ही सबसे बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं फुल हैंड, मतलब पूरे हाथ से दूध दूहना। जहाँ तक कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि दूध के दूहने के लिए अंगूठे का उपयोग करने लग जाते हैं। तो ये अंगूठे का उपयोग करने से थनों में रोग होने की जो संभावना बढ़ जाती है, जो कि इस अंगूठे का दूध दूहते वक्त नहीं करके इस तरीके से पूरे हाथ का उपयोग करते हुए ऊपर से थन को दबाएं और धीरे से नीचे तक उसको प्रेशर दें, फिर उसको छोड़ें, फिर वापस ऊपर से दबाएं और धीरे से उसको प्रेशर दें। इस तरीके से क्रॉस वे में या दोनों वे, 2 थन पहले और 2 थन बाद में दुएं। इसको दूहने के बाद जब आपकी दुआरी पूरी हो गई, उसके तुरंत बाद अपने एक कहते हैं स्ट्रिपिंग, जिसमें कि एक अंगूठा और उंगली के बीच में उसका दूध दूहना। उस दूध से जो बचा हुआ दूध है वो भी उसमें बाल्टी में दूध आ जाएगा। अब आपको बताऊं सर, हाथ से दूहने के साथ साथ आजकल मशीनों का भी दूध दूहने में उपयोग होता है। उससे और ज़्यादा स्वच्छ दूध, कीटाणु रहित दूध हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप मशीनों, आजकल बाजार में दूध दूहने की मशीन आई हुई, उसमें प्रेशर 15 से 20 पाउंड तक का प्रेशर रखते हैं। उसके अनुसार उन मशीनों को, जैसे मशीन लाए उसको आपने
प्रेशर पाइप से फिट कर दिया, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है। फिट करने के बाद एक एक मशीन के कप थनों में धीरे 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 पिरो दें। फिर उसके बाद चारों थन आ जाएं, उस कप से दूध निकालने वाले उनको फ्री छोड़ दें। उसमें धीरे धीरे दूध आने लग जाएगा और वो दूध प्रेशर के थ्रू आप जो उसका केन है, जो जिससे मशीन जुड़ी हुई है, उसमें इकट्ठा होने लग जाएगा। तो उसमें किसान भाइयों ये एक तो जल्दी मशीन से दूध लिया जाएगा, दूसरा जो दूध जा रहा है वो सीधा थन से उस केन में इकट्ठा हो रहा है, दूध वाले बर्तन में सीधा इकट्ठा हो रहा है। तो बीच में कोई गंदे हाथ या गंदी हवा या बाथरूम पेशाब, गाय का जो पेशाब है या गोबर है, वो उसमें नहीं जाएगा। उससे हमारे को सीधा स्वच्छ दूध मिलेगा। साथ ही साथ जैसे आजकल अपने जिस परिस्थिति में हो रहे हैं कि जो हमको आदमी दुआरे चाहिए, तो कई बार दुआरे नहीं मिलते हैं। खुद घर में जैसे कोई स्त्रियां दूध ज़्यादातर घरों में दूधती हैं किसान भाई, उनकी किसी की तबीयत खराब हो या घुटनों में पेन होता है, तो इन चीज़ों में ये मशीन बहुत उपयोगी है। आपके एक तो मजदूर का भी काम कर लेगी और साथ साथ दूध भी साफ और स्वच्छ रूप से हमको प्राप्त होगा। तो इसके फायदे को देखते हुए मशीनों से दूध निकालने में कोई किसी प्रकार की अपने को हानि नहीं होगी। इस प्रकार कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई है कि मशीन से दूध दूहने से थनों में खून आ जाता है, वो ऐसा नहीं है। अगर अपने उसके दबाव को, जो जिसे कहते हैं अपने प्रेशर का दबाव, वो अगर ढंग से रख लिया 15 से 20 के बीच में, तो थनों में से खून कभी नहीं आएगा और गाय स्वस्थ रहेगी। थनों का आकार नहीं बदलेगा, थन के जिस आकार के उसी आकार में रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार गायों को जब हाथ से दूधते हैं तो कुछ थन बड़े हो जाते हैं, कुछ थन छोटे हो जाते हैं। 4 थन में से 2 बड़े 2 छोटे, तो इस प्रकार की समस्याएं भी नहीं आएगी और दूधने में जल्दी हो जाएगा दूध दूहना भी। और उसके साथ साथ जो हमारी मजदूर हैं, मजदूरी उसकी भी बचत हो। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात, आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। आईएएस लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है, आप ये भी नहीं, जित भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब। जो महिला सीएमओ है उसी से आप उलझ पड़े। महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। सेब की पैदावार के लिए हिमाचल प्रदेश की अपनी एक अलग ही पहचान है और वहीं आजकल सेब के फलों पर रंग और आकार बदल रहा है, परंतु बरसात की वजह से इनके फलों और पौधों पर कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी दिखाई देने लगा है। फल वृक्षों से अच्छा उत्पादन कैसे लिया जाए, किसान भाइयों कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार बानियाल। भाई मेरा नाम प्रेमलाल है, मैं जसौरगढ़ बग्गा का निवासी हूँ। तो आजकल बागवानों को थोड़ा ख्याल रखना है कि भाई हमको कैसे साइज का उसके बारे में कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बाकी आजकल ये बुलिफ वगैरह लगता है तो इन पे स्प्रे वगैरह करनी है कीटनाशक की। तो बाकी जैसे जड़ों की भी बीमारी है
कुछ तो मेरे बागों में भी है, कुछ तो पेड़ों को लगी हुई। तो मैं तो कर रहा हूँ इसकी कोई कीटनाशक वगैरह मैं इसमें डालता हूँ, तो इससे थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो है जो ये बुलियफ बोलते हैं इसको, ये इसको कीटनाशक की छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो ये क्या करता है, ये जो इसके स्पर बनते हैं ये स्परों को खा जाता है। ये इसकी जो रुई जो है, इस रुई के अंदर कीड़ा होता है, तो ऐसे पता नहीं चलेगा बाहर से, आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ रुई है, इसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा जो है इसके ज़्यादातर ये इसको ये जो स्पर बनता है इसका स्पर के बीच में ही लग जाता है और स्पर को खा देगा, उसमें फल नहीं आएगा। तो इसको कीटनाशक छिड़काव करना बड़ा ज़रूरी है। लिथल का ही मैं छिड़काव करता हूँ, यही कामयाब मेरे को तो लगा कि उससे ये कंट्रोल हो जाता है। इसको साफ़ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसमें घास नहीं आना चाहिए ना। अभी हमारा फल है तो ये काले हो जाते हैं ये, इसकी वजह से बरसात में क्योंकि बारिश भी ज़्यादा होती है और ये धुंध वगैरह पड़ती है, तो उसकी वजह से जो है इसके कुछ इसका ये घास का असर पड़ता है, उसकी वजह से ये काले हो जाते हैं ये फ्रूट जो है हमारा। अच्छा, बाकी ये क्या है, इसमें तौलिए जो है, तौलिए के इर्द गिर्द में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए बरसात का। आज मैं आपसे सेब की बागवानी के विषय में कुछ बातचीत करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बरसात का मौसम है और जो हमारे सेब के जो फल हैं वो पूर्ण विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जुलाई माह में रखने वाली कुछ सावधानियों के विषय में मैं आपको बताऊँगा। बरसात का जो मौसम है उसमें पौधे के जो तौलिया है उसमें जल निकास का पूरा प्रबंध करें। अगर पौधे के तौलिए में जो पानी है वो भर जाएगा तो उससे जड़ों और तने के निचले हिस्से में बीमारियां पैदा होने की आशंका रहती है। इन सब से बचाव के लिए आप बगीचे में और ख़ासकर पौधे के तौलिए में पानी न रुकने दें, इसे नालियां बनाकर चैनलाइज कर बगीचे को सूखा रखने की कोशिश करें। सेब के पौधों में अक्सर देखा गया है कि जड़ों के सड़ने की बीमारी जो है वो अधिकतर लगती है। इस बीमारी के निवारण के लिए आप जो सेब का पौधा है उसके तने के लगभग 30 सेंटीमीटर दूर 20 सेंटीमीटर गहरी छोटे छोटे गड्ढे बनाएं और उनमें बेबिस्टिन का घोल डालकर ऊपर से कवर कर दें। ऐसा करने से जो जड़ सड़न रोग है उससे थोड़ा सा बचाव पौधे का हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो सेब के फल हैं उनमें झड़ने की आशंका रहती है। इस दौरान अगर फल झड़ने की समस्या हो तो हम NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो कि प्लेनोफिक्स के नाम पे बाज़ार में मिलता है, उसे 45 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में घोलकर जब फल झड़ने की आशंका हो उससे लगभग 1 सप्ताह पहले अगर छिड़काव करें तो फल झड़ने की जो समस्या इस दौरान उसको हम कम कर सकते हैं। बागवान साथियों, अक्सर बगीचों में ये देखा जाता है कि ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे फल देरी से उगते हैं और जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बगीचे हैं उनमें फलों में रंग आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऊंचे पर्वतों में सेब के फलों को जल्दी पकाने के लिए तथा मध्यवर्तीय क्षेत्रों में रंग लाने के लिए हम इथरल का छिड़काव जो है वो सेब के पौधों में कर सकते हैं। इसके लिए हम 500 से 600 मिलीलीटर इथरल 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा इस घोल में 45 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स भी जरूर मिलाएं जिससे फल ना झड़े। इस घोल को छिड़काव करने का उचित समय है जब फलों में कुदरती तौर पर लगभग 30% जो है वो रंग विकसित हो जाए, उस समय इस घोल का छिड़काव करें जिससे कि हमारे सेब के जो फल हैं उनमें अच्छी तरह रंग विकसित हो सके। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की
और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। आपने देखा होगा कि कीड़े की 4 अवस्थाएं होती हैं, विशेष रूप से जो फलों को खाने करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 4 अवस्थाओं में उसकी तितली देखी होगी। शाम के समय जब आप देखते हैं तो खेत के ऊपर उड़ती हुई आपको मिलेंगी। वो फिर अंडा देती हैं, अंडे से लटें निकलती हैं जिसके कारण फल काने होते हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा ज़मीन में या नीचे जो घास फूस पड़ा हुआ है उसमें प्यूपा होते हैं और उनसे फिर वापस तितली निकलती है। हमें जो नुकसान करती है वो है लट अवस्था। किसान भाइयों, इसका प्रबंध करना आवश्यक होता है। प्रबंध में 3-4 चीज़ें एक साथ जब करेंगे तब जाके उसका नियंत्रण होगा। पहली चीज़, हमें खेत की निगरानी करनी चाहिए कि वास्तव में लट कब आ रही है। इसके 2 तरीके हैं। एक, बाजार में फेरोमोन ट्रैप्स मिलते हैं जो कीड़ों के अनुसार अलग अलग आते हैं। फेरोमोन ट्रैप खेत में लगाएंगे तो उसमें एक कैप्सूल अलग से लगाते हैं फेरोमोन का, उसमें एक गंध निकलती है। उस गंध की वजह से नर तितलियाँ उसके अंदर आएंगी। एक फेरोमोन ट्रैप में यदि एक दिन में 3 से 4 तितलियाँ आ जाती हैं, इसका मतलब ये है कि अगले 4-5 दिन में खेत में पहली दूसरी अवस्था की लट आ जाएगी और वो दवा छिड़कने का समय होता है। इसी प्रकार यदि आप ये देखें कि फल हैं वो काने होना शुरू हो गए हैं तो भी उसको देखने के बाद में ये अंदाज़ा लगता है कि हाँ कीड़ा आ गया है और दवा छिड़कने की ज़रूरत है। यदि कोई फल काने हैं तो उनको तोड़ के खेत से बाहर निकाल के मिट्टी में दबाने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने से जो बड़ी अवस्था की लट है उसका अपन नियंत्रण कर लेते हैं। इसके बाद में आती है बात दवा छिड़कने की। जब दवा छिड़केंगे तो उससे आपके जो छोटी अवस्था की लटें वो सारी मर जाएंगी और आप देखेंगे बहुत प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, चूँकि अपन जहर छिड़क रहे हैं और उस समय यदि खेत में फल होगा तो उसको तोड़ के जब बाजार में ले जाएंगे तो किसान भाइयों जो खाने वाला है उसको नुकसान होगा। तो उनको नुकसान नहीं हो इसलिए दवा छिड़कने से पहले जो फल तैयार हो गया है उसको तोड़ के मंडी ले जाना चाहिए। उसके बाद दवा छिड़कनी चाहिए और दवा छिड़कने के बाद दवा के अनुसार 3 से 7 दिन 10 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए। जब दवा का असर कम हो जाए उसके बाद में फल तोड़ के बाजार लेना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो हुआ कीटनाशक की बात। साथ में ऐसे जैविक उपाय भी हैं जिनसे इनका नियंत्रण किया जा सकता है। 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहला, NPV नाम से एक दवा आती है जो एक वायरस है और 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। एक और कीड़ा है जो इन लटों को रोकता है, ट्राइकोग्रामा। ये छोटे छोटे कार्ड्स के रूप में मिलता है जिसको ट्राइको कार्ड कहते हैं। पोस्ट कार्ड की साइज़ के आते हैं। एक कार्ड पर ट्राइकोग्रामा के 20,000 अंडे होते हैं। तो जब इनको खेत में लगाते हैं तो इनसे छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और ये कीड़े हवा में उड़ते हैं, जो लटें हैं उनके अंडों को ढूंढते हैं और उस अंडे में अपना अंडा दे देते हैं। इस प्रकार अंडे से कोई हानिकारक लट निकले उससे पहले ही उसको मार देते हैं। किसान भाइयों, ये अपने जो कृषि विभाग की IPM लैब्स हैं, प्रयोगशालाएँ हैं, वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। ये वहाँ से आप ले सकते हैं और लगाने का तरीका इनका बहुत आसान है। ये कीड़ा थोड़ी दूर तक उड़ सकता है, इसलिए मेड़ है उससे पहला जो कार्ड लगाया जाएगा वो 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा और उसके बाद 10-10 मीटर के अंतराल पर ये लगाए जाते हैं। इसको हमेशा शाम के समय लगाना चाहिए और पत्ती के निचली सतह पे लगाना चाहिए कि लगाने के बाद में तुरंत किसी कीटनाशक की छिड़काव नहीं करें, क्योंकि कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो ट्राइकोग्रामा के कीट मर जाएंगे। इसके अलावा इसको 7-7 दिन के अंतराल पर कीट के अनुसार 5 से 7 बार तक खेत में लगाना होता है। तीसरी एक दवा और आती है जिसको नीम के आधारित होती है। उस दवा का यदि छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कीड़ा है वो उसको खाएगा नहीं। एंटी रिपेलेंट का काम करती है, एंटी फीडेंट का काम करती है, कीड़े को खाने से रोकती है। साथ ही जो सुंडी इसको खाती है वो स्टेराइल भी हो जाती है, नपुंसक भी हो जाती है। इसलिए नीम की दवा भी बहुत प्रभावी होती है। और नीम की दवा की खास बात एक और है,
ये लटों के साथ साथ जितने रस चूसने वाले कीड़े हैं, मोयला, तेला, एफिड होते हैं, उनको भी ये रोकती है, उन पर भी ये प्रभावी है। इस वर्ष कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी में देरी हुई है, पर कुछ किसान भाई हल्की फुल्की बारिश में या अपने द्वारा सिंचाई करके धान की रोपनी कर चुके हैं और जो पौधे हैं धान के वो भी बिचड़े 20 से 25 दिनों के खेत में हो चुके हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि पौधे सूखे जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इसमें किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ध्यान से देखें कि आपके बिचड़े में ऊपर से 3 पत्तियां पहले हल्के भूरे रंग की हो जाएंगी और धीरे धीरे ये रंग जो है गाढ़ा होते जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर आएगा और आपका पूरा पौधा जो है सूखने जैसा लगेगा। इसका रंग जो है खैर के रंग का हो जाएगा, गाढ़ा भूरा, और धीरे धीरे पूरा आपका जो खेत है ये खैर रंग का से भर जाएगा। इसलिए यह जो है बीमारी खैरा रोग के नाम से जानी जाती है। कितने किसान भाइयों को लगता है कि पानी नहीं पटाने के कारण या बारिश नहीं होने के कारण यह जो है सूख गया है, लेकिन आप जब ध्यान से देखिएगा कि यह खैर रंग जो है यह जिंक की कमी के कारण है। जब मौसम सूखा होता है तो जमीन में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको धान के पौधे नहीं ले पाते हैं। इसलिए यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई कर दें और आपके पौधे हरे हो जाएंगे। लेकिन यदि हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो इस जिंक की कमी को खत्म करने के लिए आप मल्टीप्लेक्स का स्प्रे कर सकते हैं या जिंक सल्फेट का भी स्प्रे करके अपनी धान की फसल को बचा सकते हैं। पानी कम होने के कारण सीधी रोपाई, मतलब कि बिछड़ा नहीं उगाना है, सीधे धान के बीज को खेत तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है और जिससे क्या होता है कि धान के पौधों में फिर जिंक की कमी दिखाई देने लग रही है। तो उसमें भी मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगी कि वो एक सिंचाई कर दें और जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दें या मल्टीप्लेक्स लिक्विड जो है बाजार में उपलब्ध है उसके छिड़काव से भी ये बीमारी कम हो जाती है। मैं मल्टीप्लेक्स का सुझाव इसलिए दे रही हूँ कि पानी कम होने के कारण पौधों में जो भी सूक्ष्म तत्व है, जिंक है या आयरन है, ये सब धान के पौधे अपने में नहीं ले पाते हैं। इसके कारण आजकल धान में देखा जा रहा है कि पत्तियां जो हैं 1-1.5 महीने के अंदर भूरा तो हो ही रहा है, साथ में कई खेतों में हल्का सफेद जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि आयरन जो है, जो जमीन से आयरन की कमी हो रही है, पौधा ले नहीं पा रहा है। तो इसके लिए यदि आप मल्टीप्लेक्स का छिड़काव करते हैं तो पौधों को आपको जस्ता भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा और यह एक प्रकार का टॉनिक है जिससे आपका जो पौधा है जो 1.5 महीने के अंदर है वह जो है स्वस्थ हो जाएगा। आगे आने वाली बीमारियां भी इसमें नहीं होंगी। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बरसात में बकरियों के आहार, आवास और बीमारियों के प्रबंधन उपाय। लेयर मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@the-etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।